अब हम क्या स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या किया है, ईसीजी हो गया था ना। हेडिंग लगाओ, आर्टिफिशियल पेस मेकर। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पेस मेकर। हेडिंग लगाएंगे आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है कि अगर ऐसे नोड खराब हो जाती है तो उसकी जगह हम क्या है, इफ ऐसे नोड इज डैमेज, किसी भी रीजन से अगर ऐसे नोड जिसे हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर, यानी जहां से क्या है सिग्नल्स अराइज होते हैं, अगर वो किसी भी वजह से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वहां पर क्या है आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है ताकि सिग्नल्स वहीं से अराइज हो सके। और आपको यहां पर सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि ये किसने दिया था और कब। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे हम, फाराडेक ने दिया था कब, इन 1960s। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फाराडेक कुछ भी बोल सकते हो, 1960s के अंदर दिया था और इन्होंने आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में बताया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजन। सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजन, जिन्हें हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे, पोर्टल सिस्टम। क्या होता है ये पोर्टल सिस्टम, देखो भाई, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पोर्टल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन से ब्लड वेना कैवा के थ्रू, ऑर्गन से ब्लड वेना कैवा के थ्रू किस में जाता है, हार्ट में जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली चलता है बेटा, ठीक है। कोई भी ऑर्गन्स हैं उनसे क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कैवा इकट्ठा करेगी और किस में डाल देगी, हार्ट में डाल देगी। हार्ट में जाके वो क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या है, ऑर्गन और हार्ट के बीच में एक एडिशनल ऑर्गन और होगा, ठीक है। पोर्टल सिस्टम ये तो नॉर्मली चलता है, ये क्या चलता है, नॉर्मली चलता है। अगर हम पोर्टल सिस्टम की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, पोर्टल सिस्टम की बात करें, तो क्या होगा, जैसे ये कोई ऑर्गन है, ऑर्गन से एक दूसरे ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा और फिर वहां से हार्ट के पास जाता है। यानी ये पहला ऑर्गन है, पहले ऑर्गन से किसी और ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा, फिर वहां से हार्ट में जाएगा। इस बीच में एक एडिशनल ऑर्गन ऐड हो गया ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। एडिशनल ऑर्गन होने को क्या बोलेंगे, पोर्टल सिस्टम। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम है, जिसमें मेन कौन सा है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, वो हम करेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, अब हिपैटिक टर्म किसके लिए यूज की जाती है बेटा, लीवर। हिपैटिक टर्म किसके लिए यूज की जाती है, लीवर के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर क्यों तुम क्या देखोगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे मेन तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। आप ये कहेंगे स्टमक, ठीक है, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन,
इन सब का ब्लड सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन से कहां पर जाएगा? लीवर में जाएगा। कहां पे जाएगा? लीवर में। ठीक है, हम क्या कहें? स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड है, कहां पे जाएगा? लीवर में जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? लीवर के पास जाएगा। लीवर से कहां पे जाएगा? हार्ट में जाएगा। कहां में जाएगा? हार्ट में जाएगा। ठीक है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लीवर में जाएगा। लीवर से क्या है? पोर्टल वेन कहां पर लेके जाएगी? हार्ट में। पोर्टल वेन किस में ओपन होएगी? यहाँ पे हम एक और बना देते हैं बीच में, वेना कैवा में। पोर्टल वेन किस में ओपन होएगी? वेना कैवा में। मान लो यहां तक पोर्टल वेन है, ये इतनी क्या है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आगे किस में ओपन होएगी? वेना कैवा में। और वेना कैवा फिर किस में डालेगी? हार्ट में। यहां पर हम लिख लेंगे पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, और ये मान लो पोर्टल वेन है, ये आगे किस में ओपन हो रही है? वेना कैवा में। और वेना कैवा से किस में चला जाएगा? ब्लड हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम चला है, यानी बीच में एक एडिशनल ऑर्गन ऐड हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या हुआ है यहाँ पे कि स्टमक, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लीवर के पास जाएगा। लीवर से कहां पे जाएगा? हार्ट में। अब कहते हैं ये सिस्टम चलाने की क्या जरूरत थी, या बीच में लीवर को लाने की क्या जरूरत थी? हम वैसे देखो, मेन अगर देखा जाए ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। मेल अगर हम देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा ब्लड जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि ये देखो, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होंगी, इसके आसपास जो ब्लड वेसल होंगी, उसके अंदर जो ब्लड होगा, इसके अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या कुछ होगा इसके अंदर? इसके अंदर पानी होगा, इसके अंदर ग्लूकोज होगा, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे, और इसके अंदर क्या है? अमोनिया भी होएगी। बहुत कुछ होएगा इस ब्लड के अंदर, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हार्ट में भेजने का क्या फायदा? फिर हार्ट से आएंगी, फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी, और ओटा में जाएगी, लंग्स में जाएगी, इतनी जगह भेजने का क्या फायदा? तो हम क्या कहेंगे? पहले इस सारे ब्लड को हमने लीवर में भेज दिया। पहले इस सारे ब्लड को हमने हिपैटिक पोर्टल वेन से, हिपैटिक पोर्टल वेन से किसमें भेज दिया? लीवर में भेज दिया। अब लीवर क्या करेगा भाई? लीवर क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? पानी है उसको स्टोर कर लेगा, और भी कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं। लीवर को स्टोरेज ऑर्गन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये यहीं पे ऑब्जर्व कर लेगा। उसके साथ ग्लूकोज को ये क्या करेगा? ग्लूकोज को ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, ताकि कभी हम भूखे हो, मान लो हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। अमाइनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा?
प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है, अमोनिया आएगी, अमोनिया को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और यूरिया को फिर कहाँ पे भेज देगा, यूरिया ब्लड के साथ कहाँ पे चली जाएगी, किडनी में चली जाएगी। और क्योंकि अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है ना, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, फिर यूरिया को किडनी क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी, यानी ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। कुल मिला के अगर हमें एक लाइन में बताना हो तो हम ये कहेंगे कि लीवर है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, ताकि ब्लड के पास, हार्ट के पास, वहां पे चैम्बर्स में न्यूट्रिएंट्स भेजने का क्या फायदा, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ही हार्ट के पास पहुंचेगा। बोलो भाई, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ जी, डन है। चलिए इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे कि ये ऑल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे किस में प्रेजेंट होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे, फिश से लेके मैमल्स तक सब आते हैं। फिश से लेके मैमल्स तक सब आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, अगला पोर्टल सिस्टम कौन सा है, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम देखो ये क्या है, हमारे अंदर होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या करेंगे हम, रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रीनल पोर्टल सिस्टम है ये हमारे अंदर नहीं होता है। लिखो ये किसके अंदर होगा, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका क्या है, एग्जाम्पल ही है, ये फिश और एम्फीबियंस में होता है। फिश एंड एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में लेस डेवलप होता है, लेस डेवलप इन रेप्टाइल्स। और अगर हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इनमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी हमारे अंदर नहीं होगा। ये रीनल पोर्टल सिस्टम है, ये हमारे अंदर नहीं होता है। क्या होगा रीनल पोर्टल सिस्टम के अंदर, किडनी में जाएगा। रीनल टर्म किसके लिए यूज की जाती है बेटा, रीनल टर्म जहां पर भी आए वो किसके लिए यूज की जाती है, किडनी के लिए यूज की जाती है। रीनल टर्म किसके लिए यूज की जाती है, किडनी के लिए यूज की जाती है। तो रीनल यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, जो हाइंड लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, इनसे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां पर आता है, किडनी में। कहां पर आएगा, किडनी में। फिर किडनी से क्या निकलेगी, रीनल वेन, वो कहां पर चली जाती है, हार्ट के पास जाए, ठीक है। ये वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेन को क्या बोलेंगे, हिपैटिक, नहीं नहीं रीनल पोर्टल वेन, सॉरी हिपैटिक तो कर लिया हमने, क्या आएगा रीनल पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन। डन। इसमें बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर तो होता नहीं है, ये किस में होता है, फिश एंड एम्फीबियंस के अंदर होता है, रेप्टाइल्स में लेस डेवलप होता है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, हाइंड लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके किडनी में डाल दिया जाता है। किडनी में कोई भी इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद में कहाँ पे डाल दिया जाएगा, हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में और क्या है,
खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, फिश और एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। थर्ड कौन सा है, हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टर्म यूज करते हैं क्या, हाइपोफिजियल। हाइपोफिजियल जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होगा, ब्रेन के अंदर हमारे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस से क्या आएगी, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन आएगी, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन आएगी। ठीक है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन आएगी। ये क्या है, सबसे पहले ब्लड को किस में पहुंचाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ब्लड किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हाइपोफिजियल पोर्टल वेन आएगी जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगी हाइपोफिजियल वेन, हाइपोफिजियल वेन किस में ओपन होएगी, वेना कैवा, वेना कैवा से हार्ट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे भाई, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ब्लड जाने की क्या जरूरत है। अभी हम ये कहें लीवर में तो हमारा जा रहा था कि लीवर में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो रहे थे, है ना, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड जाने की क्या जरूरत है। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे कि हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से, इनहिबिटरी हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से निकलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन और क्या बोलेंगे, कौन सा होता है, रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन है, यानी ये हमें पता है ना, नेगेटिव फीडबैक भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, यानी ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए भी कहता है, और अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो गए हैं तो उनको कंट्रोल भी करता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस से जब ब्लड आ रहा है तो उस ब्लड के अंदर इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड क्या करती है, बाकी सारों की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। तो इनहिबिटरी और क्या है, रेगुलेटरी हार्मोन इसके पास आएंगे तो ये उनको यूज करके अपना काम शुरू कर सकती है। तो यहाँ से अगर सीधा हार्ट में जाता तो पहले इनहिबिटरी और रेगुलेटरी हार्मोन हार्ट के पास जाते, हार्ट से घूम घूम आके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते। इससे अच्छा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने दे दिए, भाई तू इन दोनों हार्मोन्स का यूज कर और अपना काम शुरू कर दे। और फिर उसके बाद में बाकी ब्लड को कहाँ भेज दिया, हार्ट में भेज दिया कि अब वहां पे जाके प्योर हो जाए। डन, ठीक है बेटा। तो आप लोगों के तीन टाइप के सिस्टम दिए हुए थे, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तीनों हमारे हो गए हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट लिखो कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। हमने क्या कहा कि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब बेचारे हार्ट को भी तो कुछ चाहिए, ठीक है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट की मसल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्ट को भी तो सारा कुछ चाहिए। हार्ट को जब सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वो कोरोनरी सर्कुलेशन से होगा। आपने ये नहीं सोचना कि भाई हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है,
तो मैम इसको ब्लड तो मिल ही रहा है, इसके पास तो ब्लड आ ही रहा है, वो यूज कर ले। यहाँ पे जो ब्लड आता है उसको तो वो आगे आगे पंप कर देता है। यहाँ पे जो ब्लड होता है, जब इसके चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड होता है उसका ये कोई यूज नहीं करता, इसकी मसल्स को बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता उस ब्लड से। वो तो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस आता है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से अरोटा से चला जाएगा, बस पंप करता रहता है। ठीक है, हार्ट की मसल्स को न्यूट्रिशन देने वाली जो आर्टरी है उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर हम कोरोनरी सर्कुलेशन यानी अब बेचारे हार्ट के बारे में भी बात करते हैं। हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल देख लो बेटा एक बार दोबारा। हाइपोफिजियल के अंदर क्या होता है? हाइपोफिजियल टर्म है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए यूज की जाती है। तो यानी कि हाइपोथैलेमस से ब्लड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहाँ पे जाता है? हार्ट के पास जाता है। तो मैंने ये बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाने की क्या जरूरत है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाने की ये जरूरत है कि हाइपोथैलेमस से जब ब्लड आएगा तो उस ब्लड के अंदर क्या है? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। तो वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चले जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है फिर आगे काम करती है इन हार्मोन्स के बेस पे कि भाई दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करना है या नहीं करना। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हम एक लेक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम तभी करेंगे कि ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, वो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करेंगे तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम पढ़ेंगे। काम कर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया रणवीर? हाइपोफिजियल समझ आ गया क्या?
हाइपोफिजियल समझ आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। क्या? अच्छा हाँ, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे भाई। कहाँ पे गया अपना पेज? चलो, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोनरी सर्कुलेशन में बस हमें यही पढ़ना है बेटा कि हार्ट की मसल्स को क्या है, ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे। जो ब्लड हार्ट को क्या दे रही है? न्यूट्रिशन दे रही है। लिखो इसके अंदर कि कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी किस आर्टरी को बोलते हैं हम? क्या बोलोगे? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। कोरोनरी आर्टरी हम किसे बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी हम किसे बोलते हैं? जो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, उन आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम असेंडिंग अरोटा टू हार्ट मसल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ किस में जाएगा? असेंडिंग, असेंडिंग की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? असेंडिंग अरोटा में आएगा, और वहां से हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी से कहां पे जाएगा? हार्ट मसल्स। ठीक है, इस कोरोनरी आर्टरी से ही जो भी हार्ट की मसल्स को न्यूट्रिशन मिलना है, ऑक्सीजन मिलनी है, सब इस कोरोनरी आर्टरी से ही मिलती है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम तीन टाइप की ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी? आर्टरी,
वेन, कैपिलरी। इनके ऊपर देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी वॉल थिक होती है, किसकी वॉल थिन होती है, किसमें वाल्व होते हैं, किसमें नहीं होती हैं, किसमें प्योर ब्लड होता है, किसमें अनप्योर ब्लड होता है, बस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आर्टरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टरी। आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन देना हो, इसमें अगर एक्सेप्शन देना हो तो हम किसका देंगे बेटा, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये तो हो गई भी ब्लड की बात। अब इसके बाद में हम इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर, सबके अंदर क्या होता है, तीन तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आर्टरी और वेन की कॉमन इकट्ठी लिखेंगे, आर्टरी एंड वेन, इनकी हम इकट्ठी स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि तीनों के अंदर तीन लेयर होती हैं, सेम ही नाम होते हैं उनके। ठीक है, तीनों के अंदर तीन लेयर्स होती हैं और तीनों के क्या होते हैं, सेम ही नाम होते हैं। आर्टरीज और वेन्स के अंदर 3 कोट्स होते हैं। कितने कोट्स होंगे, 3 कोट, या फिर हम क्या कहेंगे, 3 लेयर्स होती हैं। कितने कोट होंगे, 3 कोट या फिर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये आपसे पूछा जाएगा, इसके ऊपर स्टार लगा लो कि ये किसकी बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। आर्टरी, आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर लेयर होती है, ये याद रखना है, कौन सी लेयर है, आउटर लेयर। और ये किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। बीच वाले को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, बीच में है ना, बीच में है तो क्या टर्म यूज करेंगे, ट्यूनिका मीडिया। और ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। किसकी बनी होगी, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सबको पता ही होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। बस इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको ये पूछे आउटसाइड टू इनसाइड इनके नाम बताओ, या इनसाइड टू आउटसाइड इनके नाम बताओ। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। बीच वाली का नाम है ट्यूनिका मीडिया, जो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। और सबसे अंदर वाली है ट्यूनिका इंटरना, वो क्या है, आगे 2 लेयर्स की बनी होती है, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, सबसे इनर, ये आगे 2 लेयर्स की बनी है, ट्यूनिका इंटरना। यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, ट्यूनिका इंटरना के अंदर, अंदर वाली लेयर है, उसके आगे क्या है, 2 पार्ट्स हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम, सबसे अंदर वाली होती है ये एंडोथीलियम, सबसे अंदर। अगर ये क्वेश्चन आता होता है कि अगर हम इस तरीके से आर्टरी बनाएं, अगर हम इस तरीके से आर्टरी बनाते हैं, तो आर्टरी के अंदर कहते सबसे अंदर वाली लेयर बनाए, सबसे अंदर वाली लेयर बनाए, तो वो क्या होती है, मान लो यहां पर आएगी सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर यहाँ पे बनाए, तो ये इस तरीके से होती है। ये क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। अंदर वाली साइड होने की वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, एंडोथीलियम बोल देते हैं, सबसे अंदर वाली।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या होएगी, यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया होएगी, फिर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो जाएगी, है ना, यहाँ पे लेयर्स होंगी बाहर वाली साइड। ये क्या है, ये वाली एंडोथीलियम है, ये स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, पतली पतली पिचकी हुई, ठीक है, अंदर की तरफ होने की वजह से एंडोथीलियम क्या होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। क्या होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। स्क्वैम का मतलब क्या होता है, बहुत ही पतली पतली सेल्स का होना, बहुत ही पतली पतली सेल्स का होना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस। नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरीके से दिखती है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और इसे अंदर होने की वजह से, जब भी स्क्वैमस एपिथेलियम किसी भी ऑर्गन के अंदर हो तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडोथीलियम। क्या टर्म यूज करेंगे, एंडोथीलियम टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है, येलो फाइबर्स की बनी होती है, इलास्टिन प्रोटीन की। येलो फाइबर या फिर हम क्या कहेंगे, इलास्टिन प्रोटीन की बनी हुई हो, ठीक है। ये जो लेयर है ये आर्टरी में थिक होती है और वेन के अंदर थिन होती है। ये वाली लेयर इलास्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिख देते हैं, आर्टरी के अंदर ये क्या होएगी, थिक होती है, और वेन के अंदर ये क्या होती है, थिन होती है। बस बाकी सारी सेम होती है, बाकियों में कोई फर्क नहीं होगा। आर्टरी के अंदर क्या होएगी, थिक होती है, और वेन के अंदर क्या होएगी, थिन। ठीक है। इसके अलावा अब हम, ये तो हमने सिमिलैरिटी पढ़ ली, आर्टरी और वेन के अंदर हमने सिमिलैरिटी पढ़ ली है कि आर्टरी और वेन के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, कि आर्टरी और वेन दोनों 3 लेयर से मिलके बनी होती है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है, इसमें आगे 2 लेयर्स होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और एंडोथीलियम। एंडोथीलियम सबसे अंदर वाली है जो स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, और ये येलो इलास्टिन फाइबर की होती है। आर्टरी में ये थिक होती है, वेन के अंदर क्या होगी, थिन होती है, वेन के अंदर क्या होगी, थिन, ठीक है। अब हम इन दोनों के अंदर क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, आर्टरी और वेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टरी और वेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस में वाल्व होते हैं और किस में वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखोगे नो वाल्व, कोई वाल्व नहीं होता है, क्योंकि इसने तो प्योर ब्लड सप्लाई करना होता है ना बेटा, तो प्योर ब्लड तो हर ऑर्गन हर टिश्यू में भेजना है, तो इसमें वाल्व की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें अनप्योर ब्लड होता है, इसलिए वाल्व बंद करने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। वाल्व क्या होंगे, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो यही कि आर्टरी और वेन के अंदर, आर्टरी और वेन के अंदर किस में वाल्व होते हैं, किसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं। उसके बाद में आर्टरीज हैं, ये क्या होती हैं, थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं। वेन क्या होती है, थिन होती है और नॉन मस्कुलर होती है। अपन ने पढ़ा ना, इलास्टिक मेम्ब्रेन भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होएगी, पतली होती है, ठीक है। किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरीज में। आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। क्यों प्रेशर हाई होता है, क्योंकि हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना है भाई, ठीक है। वेन्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, वेन्स में प्रेशर क्या होता है, लो होता है। वेन के अंदर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछे कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो आर्टरीज में लगते हैं कि वेन्स में लगते हैं, बताओ जरा, जल्दी से बताएंगे सारे। वेन में, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है, ठीक है, कैपिलरी
कैपिलरी, कैपिलरी में क्या होगा, थिन होती हैं, सिंगल लेयर ही होती है। जैसे अपन ने आर्टरी और वेन के अंदर पढ़ा है ना, 3-3 लेयर्स होती हैं। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसे हम एंडोथेलियम बोल देंगे। बस एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ये ज्यादा थिक नहीं होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ये मान लो कैपिलरी हमने बना दी, क्या बना दी, कैपिलरी। तो और यहाँ पर बेसमेंट होती, ये हमें पता है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। कैपिलरी के अंदर हम फीचर क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो, वन सेल लेयर, वन सेल लेयर होती है, और किसकी बनी हुई होगी, सिंपल स्क्वैमस, वो भी सिंपल स्क्वैमस ही थी, है ना, पीछे वाली भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, यानी पतली पतली सेल्स होती हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैम का मतलब क्या होता है, इस तरीके से पतली पतली सेल्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली सेल्स होती हैं, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम वन सेल लेयर होती है, और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, एंडोथेलियम बोला जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को। इनकी हेल्प से क्या होता है, इनका फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं बेटा, लिम्फ। इनके बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, वो किसकी वजह से होगा, कैपिलरीज की हेल्प से ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी। हाइपरटेंशन को हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। और ये हाई बीपी जो मेजर किया जाता है, ये किसके अंदर किया जाता है, आर्टरी के अंदर किया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बीपी को मेजर करने वाली मशीन का नाम क्या होता है, बीपी को मेजर करने वाली मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। नॉर्मल वैल्यू अगर आप लोगों से पूछें, बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से सिस्टोलिक वैल्यू कौन सी है और डायस्टोलिक वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर 120 mmHg क्या है, ये सिस्टोलिक वैल्यू है, ये क्या है, सिस्टोलिक वैल्यू है, और ये वाली क्या है, डायस्टोलिक वैल्यू है। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तो उस टाइम आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना प्रेशर है तो डन है, अगर इससे कम ज्यादा है तो वो क्या है, नुकसानदायक हो जाता है। अगर एक और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाई बीपी हम किसे बोलेंगे, अगर 140/90 वाली कंडीशन हो, 140/90 वाली कंडीशन है, तो ये हाई बीपी शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है, हाई बीपी।
इसके बाद में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं? पल्स प्रेशर इन्हीं प्रेशर से निकालते हैं पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर दो। सिस्टोलिक प्रेशर में से अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पल्स प्रेशर आ जाएगा। यानी 120 में से हम 80 को माइनस कर देंगे तो भाई हमारे पास पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी होएगी? 40 होएगी। डन, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद में सेकेंड डिसऑर्डर, सेकेंड डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है? नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट ब्लड, हार्ट मसल्स। नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू हार्ट मसल, ठीक है। अगर क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, हार्ट की मसल्स के पास क्या नहीं पहुंच रही है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर इसे क्या बोल देते हैं? चेस्ट पेन भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ना तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोल देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, बस आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उस टाइम कौन से डिसऑर्डर हो सकता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप कर लोगे, ठीक है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि हार्ट डज नॉट पंप ब्लड, हार्ट डज नॉट पंप ब्लड। अगर क्या है, हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा, यानी आगे नहीं भेज रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? क्या हो गया? हार्ट फेलियर हो रहा है। ये किस वजह से हो जाता है? किस वजह से हो जाता है? यहाँ पर हार्ट फेलियर का सबसे मेन रीजन क्या है? लंग्स के अंदर अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से होता है। अगला पेज, हार्ट फेलियर का, हार्ट फेलियर का मेन रीजन क्या है कि जो पल्मोनरी वेन आ रही है लंग से क्या आ रही है? पल्मोनरी वेन आ रही है, ठीक है। उस वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई वहां पर, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है बेटा? प्योर ब्लड होता है, ठीक है। क्या होएगा? उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो उसकी वजह से हार्ट तक सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंच रहा। अगर हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो फिर आगे क्या है? वो पंप भी नहीं कर पाएगा, प्लस इसकी खुद की मसल्स को भी ब्लड सफिशिएंट नहीं मिल पाता। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाए, ठीक है। तो मेन इसमें किसका रोल आ गया भाई? लंग्स का आ गया। हार्ट अटैक अब मैं करवा रही हूं, देखो हार्ट अटैक अलग चीज है, ठीक है। इसमें क्या है? हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज। किसकी वजह से डैमेज हो जाएंगी? अगर उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, यानी फेलियर और अटैक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। हार्ट की मसल्स क्या होती है? डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। सिंपल सी बात है, ब्लड वगैरह क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि आर्टरीज वेन्स, अपन सुनते हैं ना किसी में 70% ब्लॉकिंग है, 90% ब्लॉकिंग है,
यानी मेन तो क्या है, आर्टरीज वेन्स के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, उनकी वजह से ही अटैक, फेलियर वगैरह सब कुछ आता है ना। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या हो जाता है, स्टॉपेज द हार्ट बीट, कार्डियक अरेस्ट स्टॉप द हार्ट बीट। अगर उसकी हार्ट बीट क्या हो गई है, रुक गई। हार्ट बीट कब रुकेगी, जब ऐसे नोड में खराबी आ जाएगी। जब किसके अंदर खराबी आ गई, ऐसे नोड के अंदर, पेस मेकर के अंदर खराबी आ गई, तो क्या है, हार्ट बीट है वो रुक जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका अदर नेम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। मैंने कल भी करवाया था आपको। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। आर्टरी में हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। यानी आर्टरीज के अंदर किस में होता है, आर्टरी में, याद रखना है। आर्टरीज के अंदर कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, इन सब का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ल्यूमेन क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, ल्यूमेन क्या हो जाएगी, नैरो, ल्यूमेन नैरो। यानी कि मान लो ये आर्टरी है, इसके अंदर इतना कुछ जम गया कि इसका जगह इतनी रह जाती है, बाकी सारे के अंदर क्या है, फैट वगैरह सब कुछ जम जाता है, तो अंदर स्पेस कम रह जाएगा, तो ब्लड की सप्लाई होएगी नहीं, बस अटैक टूक आ जाएंगे। ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। बस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि वैसे तो हार्ट क्या है, ऑटो रेगुलेटेड है, ऑटो रेगुलेटेड है। ऑटो रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि ऐसे नोड इसके अंदर है, वहां से सब कुछ अराइज होता है, लेकिन इसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, कम होगी, ज्यादा होगी, जैसे मान लो हमारे सामने कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है और हमें बहुत घबराहट हो रही है, तो उस टाइम सर्कुलेशन को बढ़ाना है, कम करना है, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसका मेन कंट्रोल किसके पास है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। बस ये आपको याद रखना है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आप जब ब्रेन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कहेंगे, ANS भी काम करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मेन सेंटर है, मेन जो सेंटर है वो इसके अंदर है। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी काम करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो टाइप के हमारे पास इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हम जब ब्रेन करेंगे तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि कार्डियक एक्टिविटी का सेंटर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा में होता है। सेंटर का मतलब ये है कि हार्ट बीट को बढ़ाना घटाना, बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सारा ऑटो रेगुलेटेड ही है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है
ये क्या सिक्रीट करता है, एड्रीनलिन एंड नॉर, यहाँ पे दो हार्मोन अपने सिक्रीट होते हैं, है ना। ये क्या रिलीज करता है, नॉर एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, वही एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो ये दोनों क्या काम करते हैं, एक क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, दूसरा क्या करेगा, हार्ट बीट को नॉर्मल करने में काम करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन है। जैसे मान लो अगर हमारी आईज में लाइट आ रही है तो एक क्या करेगा, एक क्या है, उनका साइज छोटा करता है प्यूपिल का, दूसरा क्या करेगा, बड़ा करेगा। वैसे एक हार्ट बीट को बढ़ाता है, एक कम करता है। एक क्या है, रेस्पिरेशन को मतलब ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, एक क्या कम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, अपोजिट काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ये क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, और ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। तो ये दोनों भी रेगुलेट करेंगे। भी मान लो कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ गई तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा कौन, सिंपैथेटिक, घटाएगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसके अलावा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन भी हम करते हैं। ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है भाई, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो। नॉर एड्रिनलिन है ना, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये इससे भी सिक्रीट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी करता है। नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे अंदर, एड्रिनल ग्लैंड, उससे भी दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से, एड्रिनलिन और क्या है, नोर एड्रिनलिन। क्या क्या, जो क्या करेंगे, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, यानी इन हार्मोन्स का भी काम होता है। अब ये नोर एड्रिनलिन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको। कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी, एड्रिनलिन इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी की कंडीशन में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, सर्कुलेशन इंक्रीज होएगा, है ना। तो वो यही काम करते हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ओके, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, सिंपैथेटिक में दोनों नहीं आते, सिंपैथेटिक में सिर्फ नॉर एड्रिनलिन ही आता है। ठीक है, सिंपैथेटिक में नो, यानी कि ये हार्मोन ऐसे है कि दो जगह से रिलीज हो रहा है। यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, नॉर एड्रिनलिन है, यहाँ से तो ये क्या है, हार्मोन की तरह काम करता है, और यहाँ पर ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यहाँ से एसिटिल कोलिन सिक्रीट होता है, एसिटिल कोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह काम करते हैं। ओके, डन।